हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सार्क के बारे में और ये सार्क का है पार्ट 2। पार्ट 1 में हम सार्क का इंट्रोडक्शन कर चुके हैं और पहली जो 10 समिट्स थी उनको डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम 11th समिट से शुरू करने वाले हैं। 11th समिट जो कॉन्फ्रेंस हुई वो 2002 में हुई और इस समय पर इंडिया और पाकिस्तान जो कि मेन नेशंस हैं कह सकते हैं हम सार्क कंट्रीज़ के बीच में, उनके बीच में काफ़ी डिफरेंसेस आ चुके थे और ये जो डिफरेंसेस थे उन्होंने अपने आप में एक टेंशन वाला और अनफ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट कर रखा था, क्योंकि दोनों ही नेशंस ने आर्मीज़ को फ्रंट पर ला दिया था। ऐसे में काठमांडू नेपाल में ये समिट कॉन्फ्रेंस हुई और लेकिन इस समिट कॉन्फ्रेंस में टेररिज्म को ख़त्म करने पर मेन फोकस रहा, जो कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का अपने आप में एक मेजर अचीवमेंट है। 12th समिट कॉन्फ्रेंस 2004 ये 2003 में होनी थी, लेकिन क्योंकि हम जैसे कि पहले भी बात कर रहे थे इंडो पाक रिलेशंस के बीच में टेंशन्स थी, तो ऐसे में ये ऑर्गेनाइज नहीं हो पाई और 2004 में इसे पाकिस्तान में ऑर्गेनाइज किया गया। इस मीटिंग में 43 पॉइंट का समिट डिक्लेरेशन आया और जिसमें मेनली फोकस किस चीज़ पर था कि पीस किस तरीके से हम सार्क कंट्रीज़ के बीच में इस्टेब्लिश कर सकते हैं। जो मेन इश्यूज थे इस कॉन्फ्रेंस में वो ये थे कि पहली चीज़ टेररिज्म को एंड करने पर सारी की सारी जितनी भी कंट्रीज़ थी उन्होंने अपने प्रॉमिस को दोहराया। साथ में मेंबर कंट्रीज़ थी जो सार्क की, उन्होंने साइन किया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और इसमें ये भी डिस्कस किया गया कि लार्ज कंट्रीज़ जो हैं इंडिया पाकिस्तान जैसी, वो स्मॉलर कंट्रीज़ का ध्यान रखेंगी जब फ्री ट्रेड की बात करते हैं, उनके इकोनॉमिक नीड्स को ध्यान में रखकर चलेंगी और सार्क की जितने भी कंट्रीज़ मेंबर हैं वो सारी मिलकर एक साथ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में अपनी बातें रखेंगी, अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगी। इसी के साथ पुअर्टी रिमूवल, अनएम्प्लॉयमेंट और डिजीज़ रिमूवल पर सार्क कंट्रीज़ के बीच में स्ट्रेस दिया गया और 2004 को सार्क अवेयरनेस ईयर घोषित किया गया, जबकि 2005 को साउथ एशियन टूरिज्म ईयर घोषित किया गया। फिर 13th समिट कॉन्फ्रेंस 2005 में हुई, जो कि पोस्टपोन की गई पहले सुनामी के कारण और ये ढाका बांग्लादेश में ऑर्गेनाइज की गई। यहाँ पर इंडियन प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने टेररिज्म से फाइट करने पर ज़्यादा फोकस किया। साथ ही उन्होंने फोकस किया कि रीजनल जो इकोनॉमिक ऑपरेशन है उसको ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, पुअर्टी को रिमूव करने की कोशिश की जाए और साथ ही साथ जो एनर्जी के रिसोर्सेज हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए और एक प्लान्ड मैकेनिज्म डेवलप करने की कोशिश की गई ताकि जितने भी डिज़ास्टर्स आते हैं उनको ये सारी कंट्रीज़ मिलकर अच्छे से मैनेज कर पाएँ। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश करने पर फोकस किया गया और रीजनल फूड बैंक पर फोकस किया गया। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि एक पुअर्टी एरेडिकेशन के लिए फ़ंड भी क्रिएट करने की कोशिश की गई, जिसमें कि इनिशियल बजट 30 करोड़ डॉलर फिक्स किया गया और इंडिया ने इसमें 10 करोड़ डॉलर का कंट्रीब्यूशन का प्रॉमिस किया। और जो इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट इस कॉन्फ्रेंस में साइन किए गए उनमें था डबल टैक्सेशन, यानी कि ऐसा ना हो कि किसी भी वस्तु पर दोहरा कराधान लग रहा हो, जिस कंट्री में वो है वो भी टैक्स लगाए और जिस दूसरी कंट्री में उसका ट्रेड किया जाता है वहाँ भी जाकर उस पर टैक्स लग जाए। तो डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए एग्रीमेंट साइन किया गया। साथ ही साथ एक जो सार्क के नेशंस है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आने जाने को आसान बनाया जाए, इसको देखते हुए वीज़ा रूल्स को थोड़ा लिबरलाइज करने की कोशिश की गई, उनमें ढील देने की कोशिश की गई और साथ ही सार्क का आर्बिट्रेशन काउंसिल बनाया गया। यदि सार्क नेशंस के बीच में किसी तरह का आपसी मतभेद है तो वहाँ पर इसको सॉल्व किया जा सकता था। 14th समिट कॉन्फ्रेंस 2007 में हुई और यहाँ पर अफ़गानिस्तान को 8वां मेंबर बनाया गया सार्क का। इसके अलावा यहाँ इस समिट में अमेरिका, जापान, चाइना, साउथ कोरिया, यूरोपियन यूनियंस ने ज्वाइन किया एक ऑब्जर्वर की तरह। और मेन जो फोकस रहे इस समिट कॉन्फ्रेंस के वो पुअर्टी को ख़त्म करना, टेररिज्म को ख़त्म करना और रीजनल सिक्योरिटी और पीस को लेकर काम करने
से रिलेटेड थे। 15 सार्क समिट 2008 की यदि हम बात करें तो ये कोलंबो में 2008 में ऑर्गेनाइज की गई श्रीलंका में, और फूड सिक्योरिटी पर इस पर फोकस किया गया, और रीजनल कॉपरेशन आपस में इंक्रीज करने की कोशिश की गई कि फूड सिक्योरिटी तो हम फोकस करें ही करें, इसी के साथ हम किस चीज़ पर फोकस करें, क्लाइमेट चेंज पर, जो कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है जिसके कारण क्लाइमेट चेंज हो रहा है। इसी के साथ कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए सारे नेशंस के बीच में, और हम डेवलप कर सकते हैं क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, यानी कि ऐसा मैकेनिज्म जिसमें CO2 के एमिशंस हैं जो उनको रिड्यूस करने पर फोकस किया जाए, और इसको लेकर जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनके बीच में एक अवेयरनेस क्रिएट की जाए। ऑस्ट्रेलिया को यहाँ पर एक ऑब्जर्वर के तौर पर शामिल किया गया, और फूड अवेलेबिलिटी और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी पर ज़्यादा फोकस रहा, और फूड सिक्योरिटी को देखते हुए फूड बैंक को इस्टेब्लिश करने का एक जो मुद्दा था वो ध्यान में लाया गया। साथ में 16th सार्क की बात करें तो ये 2010 में भूटान में ऑर्गेनाइज की गई, और सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन था ये सार्क का। यहाँ पर जो मेन मुद्दे फोकस में रहे वो क्लाइमेट चेंज सेंट्रल इशू था, जिसमें एक कन्वेंशन भी साइन की गई सार्क लीडर्स के थ्रू कि आपस में किस तरीके से वो कॉपरेशन को बढ़ाएंगे एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, और साथ ही साथ अगले 5 साल में 10 मिलियन ट्रीज़ लगाने का एक प्लेज लिया गया। साथ ही इंडिया ने प्रपोज किया कि क्लाइमेट इनोवेशन सेंटर्स खोले जाने चाहिए जहां पर सुटेबल जो एनर्जी से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको विकसित किया जा सके। और इंडिया ने अनाउंस किया कि जितने भी मेंबर्स हैं उन सबको एक दूसरे के साथ सहयोग करना चाहिए, और इंडिया सभी मेंबर्स को जो सार्क के हैं उनको सहयोग करेगा ताकि वो उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो पाए, और क्लाइमेट चेंज को लेकर जो भी रिक्वायरमेंट है उनकी वो सॉल्व हो पाए, उसमें उनकी मदद करेगा। इसी के साथ इम्पोर्टेंस दी गई कि हाई कार्बन टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो हमें रिड्यूस करनी होगी उन पर डिपेंडेंस इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, और हमें अपने डेवलपमेंट को यदि अचीव करना है, पॉवर्टी रिडक्शन को यदि अचीव करना है तो हमें क्लाइमेट को ध्यान में लेकर चलना होगा। 17th सार्क समिट 2011 में ऑर्गेनाइज की गई, मालदीव्स में ऑर्गेनाइज की गई। यहाँ पर 4 एग्रीमेंट साइन किए गए। पहला एग्रीमेंट जो साइन किया गया वो नेचुरल डिज़ास्टर्स की कंडीशन में सारे के सारे नेशंस मिलकर एक दूसरे को सहयोग करेंगे और तेज़ी से रिस्पॉन्स करेंगे, इसको लेकर किया गया। दूसरा था मल्टीलेटरल अरेंजमेंट्स, यानी कि जितने भी आपसी नेशंस हैं वो सारे के सारे मिलकर क्या करेंगे, फ्री ट्रेड को प्रमोट करने की कोशिश करेंगे, और साथ में एक दूसरे के नेशन में जितनी भी लेबोरेटरीज़ हैं, जितनी भी टेस्टिंग या सर्टिफिकेशन से रिलेटेड फैसिलिटीज़ हैं उनको मान्यता देंगे, ताकि जो इन नेशंस के प्रोडक्ट्स हैं उनकी भी एक दूसरे नेशन में मार्केट एक्सेस बढ़ पाए। तीसरा था कि रीजनल स्टैंडर्ड्स को इम्प्लीमेंट करने पर एक एग्रीमेंट साइन किया गया। साथ ही एक सीड बैंक को डेवलप करने के लिए एक एग्रीमेंट सार्क नेशंस ने साइन किया। 18 सार्क समिट 2014 में ऑर्गेनाइज की गई, और ये काठमांडू में ऑर्गेनाइज की गई। यहाँ पर बेसिकली फिर से एक जो प्रॉमिस था उसको दोहराया गया कि इंटर रीजनल जो है पीस उसको इस्टेब्लिश किया जाएगा, एक दूसरे के ट्रस्ट को, अंडरस्टैंडिंग को, कॉपरेशन को, पार्टनरशिप को प्रमोट किया जाएगा। और यहाँ से साउथ एशियन इकोनॉमिक यूनियन को इस्टेब्लिश करने के लिए कोशिश की गई एक फेज्ड और प्लान्ड मैनर में, ताकि फ्री ट्रेड एरिया इस्टेब्लिश किया जा सके जहाँ पर ट्रेड बैरियर्स ना हो, कस्टम यूनियन इस्टेब्लिश की जा सके, यानी कि 2 या उससे ज़्यादा कंट्रीज़ एग्रीमेंट साइन करें जिसमें कि जो कस्टम ड्यूटीज़ हैं उनको कम करने की कोशिश की जाए। इसी के साथ कॉमन मार्केट इस्टेब्लिश की जाए, यानी कि एक ऐसा मार्केट, एक ऐसा ट्रेड ब्लॉक इस्टेब्लिश किया जाए जहाँ पर ट्रेड बैरियर्स कम से कम हो, और साथ ही
कॉमन इकोनॉमिक और मॉनेटरी यूनियन बनाई जाए, यानी कि जहाँ पर दोनों का कॉम्बिनेशंस हो, इकोनॉमिक यूनियन और मॉनेटरी यूनियन। इकोनॉमिक यूनियन में यही आ जाता है कि किस तरीके से फ्री ट्रेड को इस्टेब्लिश करना है। मॉनेटरी यूनियन की बात करते हैं तो किस तरीके से एक कॉमन करेंसी को डिफरेंट नेशंस ग्रुप में एक्सेप्ट करके चलते हैं, उसकी बात करते हैं। तो साउथ एशियन इकोनॉमिक यूनियन को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई एक फेस्ड और प्लान्ड मैनर में, और उसके लिए इन सब चीज़ों पर फोकस किया गया। 19 सार्क समिट 2016 की, जो कि पाकिस्तान में शेड्यूल की गई थी, वो कैंसिल हो गई। इंडिया के रोल की यदि बात करें सार्क में, तो इंडिया का जो रोल है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया एक बहुत ही विकसित कंट्री है, सार्क नेशंस के बीच में इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमिक पावर रखता है, और शुरू से ही इंडिया का साइज़ और कैपेसिटी को देखते हुए इंडिया ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। यदि आप बात करें सार्क नेशंस के बीच कंट्रोवर्सीज़ की, तो नो डाउट कि कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सीज़ रहती हैं, जैसे इंडिया पाकिस्तान को लेकर स्पेशली बात करें, और इंडिया श्रीलंका या इंडिया नेपाल के बीच में भी कंट्रोवर्सीज़ अराइज हुई हैं। लेकिन फिर भी सार्क कंट्रीज़ में इंडिया ने अपना इम्पॉर्टेंट रोल हमेशा प्ले किया है, और सार्क की कंट्रीज़ को हेल्प करने के लिए इंडिया हमेशा आगे आया है। और जब ये डिसाइड किया गया कि एक स्टॉक क्रिएट किया जाए फूड ग्रेन्स का 3rd समिट में, तो उसमें इंडिया ने 75% से भी ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है, और हमेशा अपना पूरी तरीके से कोऑपरेट करने की कोशिश की है। इंडिया के ट्रेड की यदि बात करें सार्क नेशंस के साथ, तो आप टेबल में देख सकते हैं 2001 से लेकर 2018-19 तक आपको टोटल ट्रेड जो है वो इंक्रीज़ होता हुआ ही दिखाई देगा, जिसमें एक्सपोर्ट्स भी ऑब्वियसली इंक्रीज़ हुए हैं और इंपोर्ट्स भी इंक्रीज़ हुए हैं। फिर सार्क और साप्टा की बात करते हैं, यानी सार्क और साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट की बात करते हैं। 1993 में जब 7th समिट कॉन्फ्रेंस थी, तो सारी की सारी जितनी भी 7 कंट्रीज़ थी वो इस बात पर राज़ी हुई कि एक कॉमन मार्केट जो है इस्टेब्लिश किया जाए। और लेकिन 1995 तक यदि आप देखेंगे तो बहुत सारे कारण ऐसे रहे जिसके कारण इस एग्रीमेंट पर फर्दर जो है डिस्कशन नहीं हो पाया, कोई डेवलपमेंट नहीं हो पाया। 1993 में पाकिस्तान ने अपोज भी किया था कॉमन मार्केट के प्रपोजल पर, और ये प्ली दी थी कि इंडिया अपने आप में एक जो कि साइज़ में बड़ी कंट्री है, इकोनॉमिक फाइनेंशियल रिसोर्सेज ज़्यादा रखती है, तो ऐसे में उसके पास चांसेस रहेंगे कि वो ट्रेड और कॉमर्स को कंट्रोल कर ले सारे के सारे सार्क नेशंस की। लेकिन पाकिस्तान के इन जो फियर्स थे उनको दूर करने की कोशिश की गई, और सार्क नेशंस को ये समझाने की कोशिश की गई कि फ्री ट्रेड से सभी का कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में भला होगा, और इसके लिए ऐसा भी किया जा सकता है कि इंडिया में जितने भी सार्क नेशंस हैं जो एक्सपोर्ट करेंगे अपने गुड्स को, और वो कुछ ट्रेड एग्रीमेंट्स या कॉमर्शियल लॉन्ग टर्म के कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकते हैं, जिसमें उन्हें फ्रीली इंडिया के द्वारा परमिट किया जाएगा कि वो फ्रीली एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के कारण, इन सब बातों से इंडिया ने कोशिश की कि जो भी फियर्स थे सार्क नेशंस के बीच में, स्पेशली पाकिस्तान ने जो मुद्दे उठाए थे उनको सॉल्व किया जा सके। और इन सब के परिणामों के कारण 7th समिट में साप्टा 1996 से इम्प्लीमेंट हुआ, और उसके बाद सार्क और साफ्टा की बात करते हैं, यानी कि साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया 2004 में साइन किया गया था साफ्टा, और ये 2006 से इम्प्लीमेंट हुआ, फोर्स में आया। इसमें बेसिकली क्या बात की गई कि जितने भी टैरिफ यानी टैक्स रिलेटेड और नॉन टैरिफ यानी जो टैक्स से रिलेटेड नहीं है, जैसे कि कोटास की आप बात करते हैं, तो जो भी चाहे वो टैक्स के फॉर्म में है चाहे वो टैक्स के फॉर्म में नहीं है, जितने भी ट्रेड बैरियर्स हैं एक दूसरे नेशंस के साथ ट्रेड करते हुए, उन फॉरेन ट्रेड के बैरियर्स को रिमूव किया जाए सार्क नेशंस के बीच में,
और साफ्टा फॉरेन ट्रेड को टैरिफ फ्री बनाता है और एग्री करता है कि कौन कौन से आइटम्स हो सकते हैं जो सार्क नेशंस के बीच में कम्प्लीटली टैरिफ फ्री भी हो सकते हैं। जो अगर आप साफ्टा की प्रोग्रेस को देखते हैं तो एक्सपोर्ट साफ्टा के अंतर्गत ऑब्वियसली अपवर्ड ट्रेंड पर देखने को मिलते हैं। ट्रेड लिबरलाइजेशन प्रोग्राम्स के लॉन्च होने के साथ साथ ट्रेड काफ़ी लिबरलाइज हुआ है और एक्सपोर्ट्स जो है मेंबर स्टेट्स के वो काफ़ी इंक्रीज हुए